हाय, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ जिंदगी का सफर। और जिंदगी के सफर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, कई बार कुछ लोग मिलते हैं बट मौका नहीं मिलता उनसे इंटरेक्ट करने का। तो मेरी ऐसी एक फ्रेंड आज ज्वाइन करने वाली है जो मेरे साथ 11-12 में थी। कभी इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला, बट 4-5 साल पहले जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ किया हुआ है। और मैं उनकी फैमिली को भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक फ़ोटो आप जो देख रहे हैं मेरी फैमिली के साथ उनके साथ है। तो आज वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू अ वेरी वेरी नाइस पर्सन हुज नेम इज परिणीता। तो कभी कभी आई थिंक मैं नॉर्मली उनको परी बोल देता हूँ, तो अगर मैं इंटरव्यू में बोल दूं कहीं परी वगैरह, आप समझ लेना कि वी आर टॉकिंग अबाउट परिणीता। So Parinita, welcome to this episode which is there and thanks a lot for taking the time out. और थोड़ा बताइए आपके जिंदगी के सफर के बारे में। First of all, thank you, Tuni. You have given me this opportunity, and I'm sure that this would be the wonderful experience for me. And जिंदगी का सफर तो ऐसा है, अभी कॉलेज के बाद तो हम लोग एक दूसरे को काफी जानने लगे और ड्यू टू दिस इंटरनेट एंड ऑल दैट और व्हाट्सएप वगैरह हम लोग अभी काफी कनेक्टेड है पिछले कुछ सालों से एक दूसरे से। बट उसके पहले की जो लाइफ है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम लोगों का बचपन अलग था, तब ये कंप्यूटर इंटरनेट, हम लोग ऐसे फ्रेंड्स एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। तो स्कूलिंग जो थी मेरी, पहले तो एज यूजुअल लड़कियों के लिए एजुकेशन माफ, तो कॉर्पोरेशन के स्कूल में पहले थी। उसके बाद कुछ अच्छे परसेंटेज लेके फिर हड़सा स्कूल में एडमिशन हो गया। सो आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम हड़सा स्कूल एंड देन 11th-12th फ्रॉम शिवाजी साइंस कॉलेज एंड देन आई हैव डन माय बीएससी एंड आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड एंड ऑल दैट। देन जिंदगी चालू हो गई। जिंदगी का सफर जो है एग्जैक्टली टाइटल रुकता तो है नहीं, सो चल रहा है। तो आज आई एम हियर टुडे इन फ्रंट ऑफ यू। तो जब आप मतलब बचपन में आपने बोला कि स्कूल में थी एंड डेफिनेटली एज यू सेड यू गॉट वेरी वेरी गुड मार्क्स एंड प्लस आई कैन डेफिनेटली से नॉर्मली आपका, मेरा तो उतना पता नहीं, बट आप अगर शिवाजी साइंस में थी तो यू मस्ट बी वेरी वेरी ब्राइट स्टूडेंट। बट अदर देन स्टडीज आप और भी कुछ करती थी, मतलब वेर यू क्वाइट एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर व्हेन यू आर देयर ड्यूरिंग स्कूल? एक्चुअली मेरा ऐसा था, जब तक मेरे ऊपर आती नहीं थी, इमरजेंसी टाइप का नहीं आता था, तब तक मैं कभी सीरियस हुई नहीं लाइफ में। जैसे 4th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए तो 3rd स्टैंडर्ड तक मैं एकदम एवरेज थी, मुश्किल से पास होना ऐसा। लेकिन अब पता है कि 4th स्टैंडर्ड के बाद अगर अच्छे स्कूल में जाना है तो फिर पढ़ाई करनी है। तो उस वक्त पढ़ाई करे थे। उसके बाद फिर से अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गई, रिलैक्स। मतलब कुछ दोस्त मिलके बैक बेंचर्स टाइप के थे हम लोग, पीछे बैठ के मस्ती करना एंड ऑल दैट। जब 7th स्टैंडर्ड में गए और फिजिक्स में देखा कि अपन फेल हो गए, तो उस दिन घर में रोते रोते गई और पिताजी को दिखाने, बोला, पापा बोले क्यों रो रही है? मैंने बोला पापा फिजिक्स में फेल हो गया बोला। तो फिर पापा मुझे लेकर गए, हमारे घर के पास ही एक ट्यूशन क्लासेस लेते थे, उनके पास लेकर गए और बोले कि आप बेटे को फिजिक्स पढ़ाएंगे क्या? ये फिजिक्स में थोड़ा नहीं जम रहा है इसको। बोले कि 6 महीने हो चुके हैं स्कूल को और मैं अभी, और ओवरऑल मेरे मार्क्स वगैरह देख के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं पढ़ा सकता। बोले बहुत ही ढक्कू टाइप की है। रिजेक्शन वाज क्या बोलते हैं, ऐसा टक से जाके लगा मुझे कि रिजेक्ट कर दी, रिजेक्ट किया। उसके बाद फिर जो पढ़ाई चालू की है, फिर फिजिक्स का एकदम पहले लेसन से पढ़ाई चालू किया। उसके बाद फिर जो पढ़ाई में आगे बढ़े तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 10th में 83 परसेंटेज लेके फिर शिवाजी साइंस कॉलेज में आए। तो मतलब जब तक कि ऐसे लगती नहीं कि नहीं रिजेक्ट हो रहे हैं, अभी अति हो गया, अभी करना ही पड़ता, तब तक कभी कुछ किया नहीं। तो भले ही वो 4th के बाद हड़स में एडमिशन हो या हड़स के बाद शिवाजी साइंस में एडमिशन हो या जिंदगी में एक डिटेक्टिव बने आगे जाके वो हो या कभी बैंकिंग सर्विसेज में हो, तो जब तक कि ऐसा लगा नहीं कि अब ये करना ही पड़ता है, तब तक वो आराम से जिंदगी चलती थी। जहां धक्का लगा वहां अपन और थोड़ा आगे बढ़े, इस टाइप का लाइफ था। सो दैट इज वेरी नाइस। तो हमारी इसमें मतलब पढ़ाई तो एक चीज होती है, उसके बाद आई थिंक जैसे आपने मेंशन किया उसके बाद शायद आपकी शादी हो गई और फिर आपकी तो शायद थोड़ी जल्दी शादी हो गई थी और सारे मतलब आपके बैचमेट्स तो मतलब काफ़ी परेशान हो गए होंगे, स्पेसिफिकली लड़के की आपकी इतनी जल्दी शादी हो गई। तो ये मतलब शादी करने का इतनी जल्दी क्या थी, मतलब थोड़ा
रुक जाते हैं वगैरह मतलब? नहीं, एक्चुअली माय ग्रैंडमदर वाज नॉट वेल और उनकी इच्छा थी कि शादी हो जाए और थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा रहता है कि लड़की की शादी जल्दी होती थी, तो 18 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। 18 इयर्स भी नॉट कंप्लीटेड, 17 एंड समथिंग था कुछ। तो 12th जून वाज द डेट। और डॉक्टर साहब जो थे मेरे हस्बैंड, वो इसी एरिया में रहते थे, साथ में खेलते कूदे, मतलब उन्हीं के एरिया में हम लोग खेलने के लिए आते थे। तो मैं तो उनको नहीं पहचानती थी, बट वो मुझे पहचानते थे और उन्होंने पिताजी को बोला कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ एंड ऑल दैट। तो तब तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं दे सकता होम्योपैथी डॉक्टर्स एंड ऑल दैट। तो उस टाइम पे होम्योपैथी डॉक्टर का इतना ये नहीं था, मतलब आज जैसे सक्सेसफुल होम्योपैथी डॉक्टर बोले तो एक सक्सेसफुल फैकल्टी माना जाता है। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। तो फिर डॉक्टर डांगरे करके है हमारे यहाँ पे, बहुत फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो वो आए थे और उन्होंने पापा को समझाया कि इस लड़की को तो मैं अपने पास भी जॉब दे सकता हूँ, और दैट टाइम ही ऑफर्ड 50,000 रुपीज पर मंथ, तो जो कि एक अच्छा ऑप्शन था। तो पिताजी को लगा इतना तो बैंक में भी नहीं मिलता है, तो उन्होंने फिर हाँ कह दिया था। बट अगेन इस टाइम टर्न्स लाइफ में होते हैं, और डॉक्टर साहब ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि मैं किसी और के यहाँ पे जॉब नहीं करूंगा, मैं खुद का क्लिनिक स्टार्ट करूंगा। सो शादी के बाद उन्होंने सोचा कि अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना है। सो शुरू में दिक्कत तो होती है हर किसी चीज में, बट आफ्टर मतलब फ्यू इयर्स ही, 2 या 3 साल में हमारा क्लिनिक अच्छा चलने लग गया। और डॉक्टर मातुरकर इज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी इन नागपुर, होम्योपैथिक डॉक्टर इन नागपुर। So मतलब डॉक्टर साहब तो definitely one of the most known personnel who is there, but शादी के बाद I think since we are going little bit एक स्टेप करके जा रहे हैं, तो उसके बाद अभी तो पत्नी हो गई, उसके बाद माता जी बन गई, तो that might be a very different role. ऑफ कोर्स, एक मदर होना, बीइंग अ मदर, वो आपको एक कंप्लीट वुमन का फीलिंग देता है। और रितेश, मेरा माय सन इज अ वंडरफुल सन, यू नो हिम। और जब रितेश हुआ उसके बाद तो फिर अपनी लाइफ चेंज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ और बढ़ जाती है लाइफ में। एक सीरियस एक ठहराव सा आ जाता है, बच्चे को बड़ा करना, उसका स्कूलिंग, उसकी तरफ ध्यान देना, ये सब है। तो एक मदर को जो करना चाहिए उतना सारे ड्यूटीज हम लोग कर रहे हैं। और आज he teaches in coaches, he gives coaching to civil service students। ज्योग्राफी उसका ऑप्शनल, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। सो ज्योग्राफी में वो कोचिंग देता है। और अभी दिल्ली का गाइडेंस पॉइंट जो है वहाँ टू दिस कोरोना एपिडेमिक्स, वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो he teaches there, gives coaching to UPSC students, and geography is favorite subject, optional। तो मतलब तो हमारी स्टोरी में अभी तक हमें ये समझ में आ गया कि मतलब आप ऑलराउंडर हो, या सो नॉट ओनली यू आर प्रीटी गुड इन स्कूल एंड डिफरेंट एक्टिविटीज व्हिच वाज देयर, उसके बाद मतलब एक अच्छी पत्नी, उसके बाद एक माता। तो ये फिर पहला जो आपने मतलब घर से बाहर जाके कुछ करने की कोशिश की, एंड आपने कहीं तो भी बातें की थी कि आप डिटेक्टिव सर्विस आपने चालू की थी। So the second verdict, कैसे, how did it come up and how did you start off with that? See, though it depends on the situation, what turns your life gives to you or offers to you। मतलब जिंदगी का ऐसा है ना, तुम जिंदगी का सफर के ऊपर इंटरव्यू देने से बता रही हूँ कि जब भी मिलती है जिंदगी मुझे तो अजनबी सी लगती क्यों है। जब भी मिलती है जिंदगी तो मुझे अजनबी सी लगती क्यों है। तो मेरे सामने अजीब अजीब से सवाल खड़े करती क्यों है। जब मैं तेरा एक सवाल सॉल्व कर लेती हूँ, अब लगता है कि ये सॉल्व कर लिया। कम वक्त जिंदगी सवाल ही चेंज कर देती है। इट चेंजेस द क्वेश्चन, इट चेंजेस द सिचुएशन। सो जो क्वेश्चन आया वो हम लोग सॉल्व करते। इट्स जस्ट लाइक अ क्वेश्चन पेपर अपन जो स्कूल में या कॉलेज में देते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देते हैं। हमको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आता है तो हम सोचते हैं कि चलो आगे के सॉल्व करके आते हैं और फिर से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कुछ समझ नहीं आता है तो अपन साइड रख देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि जब शादी हुई उसके बाद बेटा हुआ तो उसमें बिजी रही, तो उस दरम्यान मेरा करियर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, नाउ आई शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज,
तो फिर से पीछे जा, सॉरी, ऑन माय करियर, मैंने ऐसा कुछ करना चाहिए। और मुझे ऐसा कुछ दिन मैंने ट्यूशन क्लासेस लिए, बट मुझे बोरिंग सा लगा। मुझे ऐसा कुछ तो भी चैलेंजिंग करने की पहले से इच्छा है, कुछ तो भी डिफरेंट। और किसी ऑफिस, मैंने जॉब भी किया था। मेरा पहला जॉब जो था वो 400 रुपीज पर मंथ था, मेरा सैलरी जो था। तो मैं एक बिल्डर के ऑफिस में थी और वहां पे मुझे सैलरी थी 400 रुपीज। तो मैंने देखा, बोला ये डेस्कटॉप पे बैठना और यहाँ से मतलब ये मेरा ये नहीं है, काम नहीं है। तो आई गॉट बोर्ड, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया। फिर खुद का कुछ तो भी चालू करना। फिर अचानक शेयर्स में इंटरेस्ट आ गया, तो उसमें कुछ थोड़े दिन स्टडीज वगैरह किया, पैसे कैसे बढ़ाना वो सब देखा। थोड़े दिनों में वो भी कंटाल आ गया। उसके बाद अचानक से एक इंसिडेंस हुआ, मतलब आपने जो पूछा कि कैसे डिटेक्टिव की में आप आ गए, उसका जवाब दे रही हूँ। तो मेरा एक कजिन था, देवर था, मेरा देवर था। तो उसकी शादी फिक्स हुई थी। अच्छा। और हम लोग सब हैप्पी मूड में थे कि अभी अकोला जाना है, शादी है, पूरी तैयारियां कर लिए थे। और सडनली 2 दिन पहले, अकोला में शादी थी, 2 दिन पहले एक लड़का आया और मुझे बोला कि आप उसकी भाभी है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने बोला बोलिए। तो बोले जिस लड़की के साथ आपका देवर शादी कर रहा है वो ऑलरेडी मैरिड है, शी इज मैरिड टू मी, और आप अगर उससे शादी ना करो तो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा पूरी फैमिली में। और मैं थोड़ा न्यूली मैरिड बहू टाइप की थी, उस मतलब क्या बोलेंगे, एक न्यूली मैरिड नहीं बोलेंगे, बट एक इकलौती बहू थी पूरे फैमिली में। तो मैंने बोला ये तो मुश्किल है। फिर मैंने वो मामी से बात किया, हमारी मामी से, कि बोला मामी ऐसा ऐसा एक लड़के का मैसेज है कि वो लड़की ऑलरेडी मैरिड है। तो बोले चलो अपन चल के देखते हैं। तो वहां जब गए तो पता चला, फिर लड़की के पिताजी बोले कि हम लोग तो उससे डिवोर्स लेने ही वाले थे, बाद में बताने वाले थे आपको। तो हमने बोला नहीं, ये चीटिंग हो गया। अगर आपको उससे डिवोर्स लेना है तो आपने पहले बताना चाहिए, ऐसे नहीं। तो फिर दैट वाज वेरी मच शॉकिंग टू मी। और मैंने बोला यार ये थोड़ा सोसाइटी में कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद फिर मेरा जिम ट्रेनर था, तो जिम ट्रेनर का भी वैसे ही हुआ, एंगेजमेंट होगी। उसके बाद पता चला कि दैट गर्ल इज ऑलरेडी मैरिड टू समवन। तो मैंने बोला ये कुछ ज्यादा हो रहा है, तो इसमें अपन ने कुछ तो भी काम करना चाहिए। सो आई स्टार्टेड कि नो बिफोर नॉट, नो बिफोर नॉट, यानी शादी से पहले जान लो कि लड़का है लड़की कैसे है। तो हाँ, उसमें अभी मेरा कुछ अच्छा ये था, मतलब अच्छे कनेक्शंस थे क्राइम रिपोर्टर्स और दैट, पहचान भी अच्छी थी। तो मैंने सोचा मैं ऐसा कुछ चालू करती हूँ कि पहले मैं उस लड़की का या लड़के का इंफॉर्मेशन निकाल के दूं, सो दैट ये डिवोर्स एंड शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं कम हो सोसाइटी में। सोशल वर्क करने की पहले से थोड़ा सा मतलब इच्छा थी। तो मैंने सोचा दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि स्टार्ट कुछ नया डिस्ट्रिक्ट से। देन आई स्टार्टेड नो बिफोर नॉट की चलो शादी के पहले जान लो कि लड़का लड़की कैसे है। लेकिन क्या बोलेंगे, मतलब अनफॉर्चुनेटली बोलो, इसमें अदर इंक्वायरी ज्यादा आने लग गई कि मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मेरे ऑफिस में जाने के बाद मेरी बीवी मेरे पीछे क्या करती है, या बीवी आने लग गई कि मैडम मेरा हस्बैंड कहीं बाहर जाता है तो आप इंफॉर्मेशन निकाल के दे सकते हो कि वो दिन भर क्या करता है। तो ऐसा सब आ गया, मतलब वो काइंड ऑफ एक डिटेक्टिव टाइप का रोल वहां पे चालू हो गया। उसके बाद एक केस तो ऐसे आ गया था कि मैडम आई एम वेरी मच फेड ऑफ माय हस्बैंड, तो मुझे उसका मर्डर करना है, तो मैं कैसे प्लान करूं सो दैट मैं उसमें फंसूंगी ताकि बाद में मैं पकड़ में। मैंने बोला ये मतलब एक अलग ही चालू हो गया था। सो फिर यहाँ से वो डिटेक्टिव का काम चालू हुआ, तो फिर वो बहुत आगे के लेवल तक चला गया। फिर कुछ ऐसे हुए, कुछ बॉम्बे के केसेस आए, कुछ अमरावती, अकोला, सो ऑल ओवर महाराष्ट्र मेरा काम शुरू हो गया था। और फिर कुछ पॉलिटिकल भी केसेस आ गए मेरे पास, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सोशली एक्टिव थी, तो कभी कुछ लैंड माफिया भी आ गया। फिर कबूतरबाजी जिसको बोलते थे, जिसमें लड़कियों के या लड़कों के जाली पासपोर्ट बनाना और उनको भेजना वहां पे। अभी जैसे पता चला कि कोई लड़की शादी करके उसको दुबई भेजा है या यूएस भेजा है, लेकिन वहां पे उसको एज सिर्फ नौकरानी यूज कर रहे वो लोग, वो लड़का वहां पे पहले से किसी और से मैरिड रहता था। तो ऐसे सब केसेस भी उस टाइम पे मुझे समझ में आए। तो बस वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट अगेन, क्योंकि जब मैंने इस लेवल के केसेस किए, मर्डर, पॉलिटिकल या कबूतरबाजी वाले केसेस, तो दैट वाज वेरी मच स्केरी।
थोड़ा सा कहीं मेरी वजह से कुछ लोग जेल भी गए हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग केसेस तो ऐसे हैं, वो मैं केसेस यहाँ पे ज्यादा आपको बता भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि वरना पूरा समय उसी में चला जाएगा। बट एक दो केसेस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, तो ऐसे कुछ केसेस किए। फिर थोड़ा रिस्की भी हो गया था, और बहुत बहुत काम कर लिया एज ए डिटेक्टिव। तो वो एक अलग टर्न था लाइफ का। जैसा मैंने कहा था कि लाइफ जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने देती है, जो क्वेश्चन आपके सामने रखती है, उसको आप कैसे सॉल्व करते हो। कोई क्वेश्चन का आंसर हम लोग 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन को हम लोग एकदम इलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं। तो उस टाइप का था, चलता है। मेरे हिसाब से लाइफ इज इक्वल टू x+y समझ लो। और x बोले तो अपना पाई नहीं रहता है मैथ्स में, 3.14 कांस्टेंट रहता है, राइट। और y को यू कैन चेंज। तो वो 3.14 जो है, वो ऐसी स्थितियां होते हैं जस्ट लाइक कोरोना, कोविड, कि वो कांस्टेंट है। y को अपने को एडजस्ट करना है लाइफ में, कि वो y को हम लोग एडजस्ट करते चले, ताकि सो दैट वो x+y जो इक्वेशन है वो इक्वल टू लाइफ, वो हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन ऐसा हो। सो आई ऑलवेज ट्राइड दैट। है अभी। आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक थोड़ा सा मतलब जब कोरोना की बात हुई, आई थिंक ऑल ऑफ अस गॉट इम्पैक्टेड, एंड आपकी फैमिली भी काफी इम्पैक्ट हुई वगैरह। तो मतलब हाउ आर यू पीपल कोपिंग अप विद दिस? बिकॉज डॉक्टर साहब को तो मतलब सारे नागपुर वाले पसंद करते थे, एंड उनकी रिस्पेक्ट होती थी, बट वो तो आपके मतलब साथी थे फॉर मोर देन 30+ years. So 45 years. Total 35 years I have spent with him. Long period. हाँ, सी, जैसा कि मैंने कहा था कि लाइफ हर वक्त सिचुएशन चेंज करती है, और हमको फेस करना ही है। यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट। और चैलेंजेस तो मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा फेस किया है। अभी ये भी एक चैलेंज ही है मेरे सामने, क्योंकि जैसे मिलिट्री में वगैरह नहीं, क्या आपने मिलिट्री मंच होते हैं, या वो देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान देते थे, राइट। अब मेरे हस्बैंड जो थे रोज कोविड पेशेंट्स देखा करते थे, और हमारे क्लास का विश्वास करंदीकर, उसने मुझे एक बार मैसेज किया कि बोले, अरे तेरे हस्बैंड ने अभी भी मेरे पापा को चेक किया बोले, और वो कोविड पॉजिटिव निकले हैं। जस्ट 2 दिन पहले की बात थी, और उनको बता दिया बोले कि वो पॉजिटिव है। मैंने इनको बताया, सो ही सेड, ऐसे तो मैं रोज के कितने पेशेंट देखता हूँ। ही टुक इट वेरी कैजुअली। और ऐसा नहीं है, कई कोविड पेशेंट्स एडमिट होते हैं, ठीक होके सीरियस होके भी वापस आते हैं, बट डेस्टिनी तो हुआ सो हुआ, वो आपके सामने है। और कोप अप बोले तो nothing is permanent in this life. I will not cry in front of camera, trying to hide the situations जो भी चल रहा है अभी मन में, बट वो ऐसा है कि नथिंग इज परमानेंट। किसी का पार्टनर पहले जाता है, किसी का बाद में जाता है, और जो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ जाते हैं वो बहुत लकी होते हैं। और ऐसे लकी लोग 100 में से समझ लो 5 नहीं करते होंगे, बाकी तो 95% तो कोई पहले जाना है, कोई बाद में जाना है। मेरा थोड़ा सा पहले चले गए हैं, अब ये ऐसा सोच के खुद को समझा रहे हैं, और उनके बगैर जो लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो फेस कर रहे हैं, और आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बेटा भी है। और ऐसा ही नहीं है, आपको भगवान ने जिंदा रखा है। जब तक आप इस धरती पर जिंदा हो, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, या कोई ना कोई जॉब बोलो, या कोई ना कोई काम बोलो, उसको अपने से करवाना है। दैट्स व्हाई यू आर हियर। और मेरा तो बहुत कुछ है। मैं 8 लड़कियों को मैंने गोद लेके रखा हुआ है, जिसे समझ लो। उन 8 लड़कियों का एजुकेशन मैं देखती हूँ, और मैं कभी किसी को बताती नहीं हूँ। मतलब मेरा एक बेटा जो है वो सबको दिखता है, लेकिन ये 8 लड़कियां किसी को दिखती नहीं है। आज उनमें से कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रही है, कोई सीए बन रहा है, अभी बड़े हो गए वो लोग। मैंने सब इनको बहुत पहले से किया था, जब मुझे कुछ सोशल वर्क में अवार्ड वगैरह मिले थे, तब की बात है ये। तो जब ये फूड फेस्टिवल वगैरह लगता है नागपुर में, तो मेरी यही लड़कियां स्टॉल पे खड़ी रहती है, और कोई चॉकलेट बना के बेचती है, कोई अचार बना के बेचती है। तो
हम कभी ये जाहिर नहीं होने देते कि हमने उनको हेल्प किया है, या आज वो मेरे बाजू से भी गुजर जाएगी तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये लड़की मेरी है या मैंने इसको गोद लिया हुआ है। तो एजुकेशन वगैरह उसका जो भी खर्चा है, एक किरण नाम की लड़की है जो अभी MSc हो गई, तो वो चॉकलेट बनाएंगी, अच्छा नहीं, मैं मतलब उनको क्या बोलेंगे ना, सेल्फ डिपेंडेंट बोलो, आत्मनिर्भर, कि तुम अपना अपना करो। जब तक बचपन में रेलवे प्लेटफॉर्म से भी मैंने ऐसे कई बच्चों को उठाया कि जो सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, उनको स्कूल में डालना, उनका अच्छा एजुकेशन करना, एटलीस्ट उनको जब तक के समझ नहीं आती है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, ऐसा भी काफी कुछ काम किया है। तो ऐसे सब काम करना मुझे पसंद है। तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ काम करने के लिए भगवान ने मुझे अभी भी जिंदा रखा हो। तो जब तक हम इस धरती पर है तब तक कोई तो रीजन है कि हम जिंदा है। वो क्या बोलते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े जीते हैं कि बस जी रहे और एक दिन गुजर गए, वैसा ना तो मैं जी पाऊंगी या जीना पसंद करूंगी ना मेरे हस्बैंड ने किया। जब तक मेरे हस्बैंड थे उन्होंने इतनी ज्यादा सेवा करी है पेशेंट्स की जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब जैसे क्लिनिक बंद करके घर पे आते थे, 1:30 बजे अगर आते हैं तो खाना खाते खाते फिर से पेशेंट की फोन, तो मैं बोलती थी कि यार अभी अभी आए हो, खाना तो खा लो ढंग से। नहीं तुझे क्या मालूम, डॉक्टर का है, डॉक्टर का हुआ है, ठीक है तब। फिर रात को 12 बजे भी जनरली डॉक्टर लोग खुद का सोचते हैं कि बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे फोन, आराम से ये करेंगे। मेरे हस्बैंड को मैंने कभी नहीं देखा, चाहे उनको टेम्परेचर हो या कुछ भी हो, क्लिनिक जाएंगे, रात को भी पेशेंट्स के फोन देखेंगे। सो जितने भी लोग उनको जानते हैं यही बोलते हैं कि उस आदमी ने सेवा बहुत की है लोगों की। और कितने ही पेशेंट्स हमारे फ्री रहते थे, कभी पैसे दिए नहीं दिए। आज तो मैं डॉक्टर लोगों को देखती हूँ, पहले पैसे इतने डिपॉजिट करो तो तुम्हारा इलाज होगा। कई बार ऐसे ऐसे अच्छे घर के लोग भी इनके पैसे नहीं देते थे, मुझे बोलते थे यार वो लेडी ने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं चिढ़ती थी कि तुम क्यों देते हो फ्री में फिर उन लोगों को। सो बहुत ज्यादा सोशल वर्क उन्होंने किया है और आज वो उसी के लिए वो फेमस है कि बहुत मतलब क्या बोलते, काइंड हार्टेड डॉक्टर थे, सॉफ्ट स्पोकन थे और पेशेंट्स के लिए ही किए। वो मेरे लिए तो इतना नहीं किया जितना उन्होंने अपनी क्लिनिक के लिए और पेशेंट्स के लिए किया है। सो आई एम प्राउड ऑफ हिम। ऐसा ऐसा हस्बैंड, ऐसा आदमी अगर तुमको उसके साथ में तुमने 35 साल भी गुजार लिए, सो एक बहुत बड़ी जिंदगी मैंने उनके साथ गुजारी है। सो आई एम हैप्पी विद दैट। और क्या होता है ना, कितना टाइम तुमने स्पेंड किया दैट डजंट मैटर, दैट डज नॉट मैटर। क्वालिटी टाइम जो है ना, मतलब किसी को जो 50 साल में नहीं मिले उतना उन्होंने मुझे वो 35 साल में दे दिया है। कितने सारे फॉरेन टूर, ओवरऑल करीब 20 कंट्रीज मुझे उन्होंने घुमाया है, क्या लंदन, क्या पेरिस, US, चीन, जापान, जहां जहां है। सो कभी सोचा नहीं था, जो बचपन में हम लोग जिस कंडीशन में थे कभी नहीं सोचे थे कि कभी फॉरेन टूर वगैरह जाएंगे। सो उन्होंने मुझे इतना घुमाया, इतना दिया है कि जो शायद कोई हस्बैंड 50 साल में भी ना दे, उन्होंने वो मुझे 35 साल में दे दिया है। चलता है, ओके, इट हैपेंस, लाइफ है और आगे बढ़ना है। Yeah, because I think other than that, because I have been knowing you and your family for the last 5 year plus, तो एक तो आई थिंक आप दोनों की जो मतलब सोशल ओरिएंटेशन जो है वो आपके मतलब प्रीतेश में भी दिखता है, बिकॉज ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट हेल्पिंग अदर पीपल आउट एंड दैट काइंड ऑफ थिंग विच इज देयर। डॉक्टर साहब तो डेफिनेटली वाज देयर, एंड आई थिंक जैसे आप बोल रहे थे, आई थिंक ही हैज बीन सपोर्टिंग यू, बिकॉज आई थिंक once you have gone and participated in Mrs. Nagpur contest, जहाँ पे आप जीती भी थी एंड में, मिसेस ऑरेंज, या मिसेस ऑरेंज कॉन्टेस्ट में भी आप गए थे। तो मतलब इन एडिशन टू एवरीथिंग ही ऑलवेज लुक्ड एट इट कि भाई मेरी धर्मपत्नी है एंड शी हैज गॉट, इफ शी वांट्स टू डू सर्टेन थिंग्स, आपको पसंद है, आपको पार्टिसिपेट करना है, बहुत सपोर्ट मिला है मुझे घर से। और क्या होता है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन बोलते हैं, लेकिन मेरे बारे में अगर बोला जाए तो बिहाइंड माय सक्सेस देयर इज अ मैन, और वो थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने कभी रोका नहीं, आगे बढ़ने के लिए बोला है। और वैसा ही मेरा बेटा है, वो भी यही बोलता है कि मम्मी करो आप, आई एम विद यू। Mrs. Orange City was also a very nice experience for me. कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह गए नहीं थे,
और लगा भी नहीं था कि, लेकिन किसी ने बोला नहीं मैडम आप कर सकते हो, करो। मैंने बोला चलो, ऐसे ही मजाक मजाक में फॉर्म भर दिए थी। और वो था ब्यूटी ब्यूटी विद ब्रेन था, उनके कुछ क्वेश्चंस थे, जजेस थे। और ब्यूटी में तो मुझे थोड़ा सा मार्क्स कम मिले थे, बट उन्होंने जो मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, जो आंसर्स मैंने दिए थे, दैट सेक्शन में मैं थोड़ा ज्यादा स्कोर कर गई और सिलेक्शन हो गया था। I was selected for Mrs. India competition also, but वो competition जयपुर में था। तो हस्बैंड ने उस वक्त बोला कि पापा वगैरह भी थोड़ा ठीक नहीं थे उस वक्त, तो फिर वो रह गए। सो ऐसे ही होता है, जैसे मैंने कहा था, जो सिचुएशन आती है वैसे करो और जितना हो सकता है उतना करो। और प्रायोरिटी आप किस चीज को देते हो डिपेंड करता है। तो मेरी प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी और काफी सारी जिम्मेदारियां थी, पापा मम्मी वो भी मुझे ही देखना था, तो मैं नहीं जा पाई इस वक्त। चलता है। तो आई थिंक ये सोशल इसकी मतलब दो आप यू कीप ए वेरी लो की, जैसे मैंने एक दो बार ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि मैं आपको जानता हूँ पिछले 5 साल से। ये मुझे भी नहीं पता था कि आप यू आर लुकिंग आफ्टर 8 गर्ल चाइल्ड जो आप देख रहे हो। सो आई थिंक थोड़ा बहुत रिकग्निशन आपको शायद बाहर से भी मिला, बिकॉज आई थिंक यू गॉट द लोकमत अचीवर्स अवार्ड आपको मिली है। And I think they also came out with a table booklet about your life story which is there. फिर आपको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समाज उत्थान पुरस्कार फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिला था इन द ईयर 2019. So this is not I think mean achievement which is there कि आपने काफी कुछ आप करते हो एंड एक्सटर्नल बॉडीज भी आपको मतलब रिकॉग्नाइज कर रही है। तो thanks for keeping on doing such great work which is there. My first award was Samaj Uttan, then Samaj Uttan पुरस्कार वो सिर्फ उसी साल निकला था, मतलब स्पेशल वर्क के लिए। उसी साल मैंने जो कहा था आपको, कबूतरबाजी में जो लड़कियां दुबई में गई थी, 30 गर्ल चाइल्ड्स उनको भेजा गया था। और उसी वक्त ऐसा हुआ था कि कुछ एक लोग मेरी वजह से बिहाइंड द बार भी हुए थे। तो उस वक्त समाज उत्थान मिला था पुरस्कार, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स आई गॉट समाज भूषण आल्सो। So Samaj Uttan and Samaj Bhushan, both पुरस्कार awards from Maharashtra state, Maharashtra government, स्टेट लेवल के पुरस्कार थे वो। और अगर उसके आगे आपको करना है तो फिर अगेन वही है कि आपको नागपुर से बाहर जाके काम करना है। और मैंने जैसे कहा था कि ये सब करते हुए मेरा पहला प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी, तो अगेन वो कहीं ना कहीं शैकल्स बन ही जाता है आपके पैरों में कि नहीं जा पाते हैं। तो आई वाज सेटिस्फाइड विद दैट। और आप जो लोकमत का जो बोल रहे हैं वो ये है, बाजू में है, सो आई कैन शो यू, दिस इज कॉपी टेबल ऑफ लोकमत। और ये 66 नंबर पे मेरा पूरा लिखा हुआ है, और ये मैक्सिमम एयरपोर्ट्स पे या सीसीटीवी में वगैरह रहता है ये बुक, इनका कॉपी टेबल। तो ये इसमें मेरे बारे में जो जानकारी भी मैंने आपको दिया है, ये सारी इसमें भी लिखी हुई है। और अभी आपको दिख रहे क्या पता नहीं, बट साइड में ये सारे अवार्ड्स वगैरह रखे हैं। ये दिस इज वुमेन्स आइकॉन अवार्ड लोकमत का। एंड देन यहाँ साइड में काफी सारे अवार्ड्स है जो शायद मैं यहाँ से दिखा नहीं पाऊंगी, बट वो भी है सब, बेस्ट ऑर्गेनाइजर एंड ऑल दैट चलता है। आई थिंक ऑर्गेनाइजर की जो आपने बात की, आई थिंक दैट रिमाइंड्स मी, आई थिंक वन टैलेंट व्हिच आई हैव सीन, जो अभी आप काफी इफेक्टिवली कर रहे हैं, इज यू आर ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। तो आई थिंक आपने और एक आई थिंक व्हिच इज हेल्पिंग द सोसाइटी टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, इस लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही है आप टू प्रैक्टिस द म्यूजिक। तो आपने जो रजनीगंधा स्टार्ट किया है, आई थिंक दैट्स ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर पीपल। और आपका शायद नॉट ओनली इट हैपेंस इन नागपुर, अमरावती, अकोला, अमरावती में भी शायद लोग आते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए कि मतलब हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट केम अप, बिकॉज कैरियोके म्यूजिक एंड गेटिंग इट इनटू अ बिगर प्लेटफॉर्म ऑफ getting it into a scientific hall kind of scenario, or specifically in lockdown when you moved into Facebook Live. So these are not mean achievements. It's, I think, a lot of organizing and things have to be done. Actually, जो भी मैंने काम किया है, I did for people.
जहाँ जैसे मैंने डिटेक्टिव एजेंसी जब चालू किया, सेकंड वर्डिक्ट का जो मतलब चालू हुआ था, वो कब चालू हुआ, जब मुझे पता चला कि समाज में ऐसा कुछ हो रहा है कि विच इज नॉट फेयर। ऐसा ही म्यूजिक के लिए भी हुआ। मैं किसी केस के सिलसिले में अमरावती में गई थी और वहां पे कुछ सिंगर्स से मेरी पहचान हुई। मैंने कहा अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। तो बोले मैडम हमको नागपुर आकर परफॉर्म करना है। मैंने बोला नागपुर आकर, तो बोले आपके यहाँ पे बहुत शोज वगैरह होते हैं नागपुर में, तो वी वांट टू सिंग इन नागपुर। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मेरे कुछ पहचान के लोग हैं नागपुर में, सिद्धि विनायक करके है, उसके बाद एक लकी खान करके थे। तो नागपुर में कुछ ऐसे म्यूजिक से रिलेटेड लोग मेरे पहचान के थे। तो मैंने उनको पूछा कि मेरे ऐसे कुछ पहचान के लोग हैं और वो यहाँ पे सिंगिंग करना चाहते हैं। तो कैसा रहता है ना, मोनोपोली रहते हैं यहाँ पे कुछ लोगों की, कि जब हम उनके पास कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि बाप रे हमने क्या मांग लिया, मतलब वो बोले अच्छा फिर आप, हाँ आपको ऐसा शो करना है क्या, फिर आपको उनको बताओ कि आप 80,000 90,000 पूरा अगर आप लोग हमको जमा करके देते हो तो मैं उनको चांस देता हूँ, हाँ वी विल अरेंज ए शो फॉर देम वगैरह। मैंने बोला ये होता क्या है, मतलब क्यों लोगों से पैसे मांगे जाते हैं और क्यों ऐसे किया जाता है। तो अगेन वो जो रहता है ना कीड़ा जो रहता है कि समाज के लिए कुछ करना है, तो और दैट टाइम ऐसा पीरियड आ ही गया था कि मेरे घर के लोग थोड़ा मुझे बोल रहे थे यार तेरे को समाज भूषण मिल गया, समाज उत्थान मिल गया। और अभी मतलब जैसे रिस्क वाला पार्ट कुछ ज्यादा हो गया था क्योंकि नाम बहुत हो गया था नागपुर में डिटेक्टिव डिटेक्टिव करके, एंड आई वाज द ओनली लेडी डिटेक्टिव इन नागपुर। तो मेरा नाम भी काफी फेमस हो चला था। फिर एक दिन ऐसा हुआ था, थोड़ा एक पहले एक एक्सपीरियंस बता दूं फिर बताती हूँ कि मैं म्यूजिक फील्ड में कैसे। एक दिन मैं सोई हुई थी तो मॉर्निंग में मुझे सामने वाले जो हमारे रहते उनका कॉल आया कि अरे बोले तू ठीक तो है। मैंने बोला क्यों क्या हुआ है, तो बोले तेरी गाड़ी पूरी जिस तरीके से डैमेज्ड है लगता नहीं बोले कि तू ठीक है। मैंने बोला मेरी गाड़ी को क्या हुआ, जब मैंने जाके देखा तो गाड़ी पूरा पत्थर मार के ये पूरा कुचल दिया गया था गाड़ी को। मैंने बोला ये क्या है, फिर समझ में आ गया कि जिस टाइप के अपन काम कर रहे हैं। और देन आई गॉट अ कॉल आल्सो कि मैडम ये तो सिर्फ गाड़ी, हमने आपको छोटा सा एक पिक्चर दिखाया करके। तो तब भी मैं नहीं डरी थी, लेकिन घर के लोगों के लिए थोड़ा सा डरना पड़ता है। फिर हस्बैंड ने बोला यार बंद करो, बोले बहुत हो गया अभी ये डिटेक्टिव का काम आपका। और फिर मैंने तभी है म्यूजिक का तभी किसी केस के लिए मैं अमरावती में गई थी, क्योंकि अमरावती में मैंने काफी केसेस सॉल्व किए। तो अमरावती का जो राजापेट पुलिस स्टेशन है वहां पे मेरे कम से कम 10 केसेस तो भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं। तो वहां पे जब मैं गई थी तो ये लोग मिले सिंगर्स लोग, तो मैंने बोला ये क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है सीखते हैं। तो तब मुझे म्यूजिक कुछ भी नहीं आता था, स्केल क्या है सारेगमा क्या है कुछ नहीं जानती थी। अब अगर कोई चीज तुमको करनी है किसी दूसरे के लिए करनी है तो पहले खुद करके देखना पड़ता है। तो यहाँ का हारमोनी सिद्धि विनायक इन लोगों से मैंने बात किया, बोला मैं गाना चाहती हूँ। अब मुझे गाना आता नहीं था। तो ठीक है अगर आपको गाना है तो आप 30,000 रुपीज दे दो, आप गा सकते हो स्टेज पे। मैंने बोला पब्लिक कहीं अंडे टमाटर फेंक के ना मारे, अपने को आता तो कुछ है नहीं। तो थोड़ा सा सीखा कुछ और क्लास वगैरह लगाए। बोला मुझे 3 महीने का टाइम दो, उसके बाद में आपका शो मैं नागपुर में अरेंज करती हूँ। और मैं गई गाने के लिए स्टेज पे। अब डेयरिंग की तो अपने में कभी थी नहीं, वो इतना ज्यादा माइक स्टेज बोले तो मुझे कभी डर नहीं लगता है। तो गए स्टेज पे गाने के लिए। सो स्केल किधर था, गाना किधर बज रहा है, म्यूजिक किधर जा रहा है, बट इतना कॉन्फिडेंटली गाया कि पब्लिक खुश हो गई थी। तो फिर वापस आए गा के, फिर समझ गया था उस दरम्यान कि म्यूजिशियंस कैसे बुक करते हैं, स्टेज शो कैसे करते हैं, हॉल कैसे बुक करते हैं। मैं सीखने के लिए ही मैंने एंट्री किया था। और कुछ भी हो खुद की तारीफ तो नहीं करना चाहिए, बट आई एम फास्ट लर्नर, जहां जाती हूँ वहां से सीख के वापस आती हूँ। तो मैंने सीख लिया स्टेज शो कैसे अरेंज करना है, तुमको म्यूजिशियंस कैसे बुक करना है, तुमको साउंड वाला लाइट वाला कैसे करना है, और पूरा वो सीख के वापस आए। फिर इनको कॉल लगाया हम लोग को, बोला अब आप आ जाओ नागपुर, अब हम ही शो करेंगे, उनको किसी की जरूरत है नहीं। और जब मेरा पहला शो हुआ नागपुर में, सो ग्रैंड सक्सेस था। मतलब इतना सक्सेसफुल शो तो मैंने भी कभी देखा नहीं था नागपुर में। जब मैं दूसरों के शो देखने के लिए जाती थी, यहाँ मतलब रास्ते तक भीड़ लगी, बाहर भी लोग खड़े हैं। और बस वहां से चालू हो गया फिर रजनीगंधा का सिलसिला। जब रजनीगंधा ग्रुप चालू हुआ तो सिर्फ 20 लोग थे हमारे साथ में, वो भी अमरावती के लोग।
फिर जब अमरावती के लोगों के साथ इतना सक्सेसफुल शो हुआ तो नागपुर के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैडम हम भी आपके रजनीगंधा शो में गाना चाहते हैं। तो 20 लोगों से रजनीगंधा चालू हुआ और आज 250 लोग हैं मेरे ग्रुप में। और उसका भी मेन जो है टैगलाइन जो है मेरा पब्लिक के लिए है। मतलब जैसे अब कई बार क्या होता है, हर कोई एकदम सुरीला नहीं होता है, हर किसी को गाना एकदम आता है या बिल्कुल सीख के आए है, विशारद कर लिए, ऐसा नहीं होता। किसी को गाना थोड़ा आता है, किसी को ज्यादा आता है। लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है इंसान को। किसी सास को ऐसा लगता है बहू के साथ नहीं पड़ती है, या मेरा एग्जांपल ले लो, फिलहाल मेरा जैसा लाइफ पार्टनर नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। तो हमारे ग्रुप में तो ऐसी एक लेडी है जो जिसका बेटा 2-3 साल का ही था, शादी होने के बाद 4 साल में उसके हस्बैंड नहीं रहे। तो स्ट्रेस को कहीं ना कहीं वो लोग फेस करते ही रहते हैं। तो म्यूजिक में आके एक स्ट्रेस रिलीफ जैसा होता है। तो उनकी इच्छा होती है कि हम लोग पब्लिक के सामने आके गाए, चाहे वो सुरों में थोड़ा सा कम ज्यादा होते हैं, हम कोशिश करते हैं उनको सिखाने की, जो भी है। मतलब मैं तो नहीं सिखाती हूँ, लेकिन जो भी गुरु लोग रहते हैं यहाँ पे, या फिर जो बता सकते हैं, जो सीनियर लोग हैं वो बताते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन उनको अगर स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए बोलो, एज ए मेडिसिन बोलो, या गाने का शौक है बोलो, तो प्लेटफॉर्म नहीं था। तो आई स्टार्टेड दैट कि चलो ठीक है, नए लोगों को लेकर हम लोग शो करेंगे जिनको आज तक किसी ने नहीं गवाया, ऐसे लोगों को। या फिर क्या होता है, जैसे कई लोग बहुत अच्छे सुरीले रहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं रहते देने के लिए, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग 30,000 दे, क्योंकि मैंने खुद 30,000 दिए थे मेरे पहले शो के बाद। तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम लोग 30,000 दे, 40,000 दे, या एक गाने का कम से कम आता है कंट्रीब्यूशन। अगर पकड़ो स्टेज शो कोई करे तो तुमको एक 80-90 हजार के आसपास अगर खर्चा होता है, तो कंट्रीब्यूशन उतना होता ही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर भी अपने जेब से कहाँ से करेगा इतना खर्चा। तो कई गरीब लोग नहीं दे पाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि जो दे सकते हैं उनसे लेना, और एक आध सॉन्ग इसको फ्री में दे देना किसी गरीब बंदे को। तो क्या होता है कि अपने आप वो हाईलाइट हो जाता है, और फिर उसका जो आगे उसको अगर कुछ चांसेस मिलने हैं तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सो अगेन यहाँ पे एक सोशल वर्क आ ही जाता है तुम्हारा, कि तुम पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हो। मतलब माना कि कुछ कंट्रीब्यूशन लेके हम लोग करते हैं, लेकिन मतलब ऐसा कुछ जो नहीं दे पाते हैं कंट्रीब्यूशन, उनको भी हम लोग फ्री में गवा देते हैं। फिर उसके बाद अभी जो मेरा सोशल वर्क हमेशा चलते रहता है। जैसे म्यूजिक, हमारा पहला लॉकडाउन जब हुआ था तब रजनीगंधा ग्रुप ने करीब करीब 2.25 लाख रुपए इकट्ठा किए थे सबने मिलकर, और जो नीडी पीपल थे तो हम लोगों ने उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद एक बॉम्बे से कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैडम ऐसा ऐसा है, हम लोग म्यूजिशियंस को कुछ फंड देना चाहते हैं, जो जो नीडी है, जिनके अभी शोज बंद हो चुके हैं, उनके घर कैसे चलेंगे ऐसा। उसके बाद आप अभी भी एफबी लाइव शो में अगर मेरी जाकर देखेंगे तो एक यश मदनकर नाम का एक लड़का था, उसने कीबोर्ड सीखने के लिए कीबोर्ड लिया और लोन लेके लिया। कैन यू इमेजिन, उसका लोन था सिर्फ 50,000 का, और मम्मी कुछ घर घर जाकर काम वगैरह करती थी। तो बंदे ने सुसाइड कर लिया कि अब पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो 50,000 का लोन में कैसे, मतलब मम्मी का जहाँ में सहारा बनने की कोशिश कर रहा था वहां और बोझ हो गया उसके ऊपर। सो रजनीगंधा ग्रुप ने एक ही दिन में 60,000 रुपीज उस वक्त इकट्ठा किए थे, और अदर्स ग्रुप आल्सो सपोर्टेड। नागपुर में काफी अच्छे अच्छे म्यूजिकल ग्रुप है, V5 है, स्वरधारा है, स्वरगंध है, अलग अलग ग्रुप है, सेजल एंटरटेनमेंट है, सोनोरस है, ऐसे कई ग्रुप्स हैं अलग अलग, वैभव है, ऐसी भी है। तो सब लोगों ने मिलकर कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था। बट जहां ऐसा कुछ दिखता है कि सोसाइटी में, समाज में हम किसी को हमारी जरूरत है, उस वक्त मैं हमेशा ही आगे आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि क्या है ना, जैसे मोगरा का फूल, अगर आप पता होगा आपको, बहुत ज्यादा खुशबू रहती है उनमें। आपके अगर हथेली में मोगरे के फूल है और आपने वो सारे फूल बांट दी, उसके बाद भी खुशबू अपने हाथों में रहती है। उस टाइप का रहता है कि तुम अगर दूसरों को खुशियां देते हो, आप शायद खाली हो जाते हो दूसरे, लेकिन खुशबू अपने साथ रहती है। तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा काम करना। तो म्यूजिक के थ्रू भी आई एम डूइंग दैट सोशल वर्क ओनली। पहले से सोशल वर्क में थी, अभी भी वही कर रही हूँ, और उसी के लिए मुझे ये लास्ट ईयर वुमेन्स आइकॉन अवार्ड मिला, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि पैंडेमिक में मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया म्यूजिक फील्ड में। उसके पहले जो किया वो क्राइम में अपन हेल्प करते थे, फिर डिवोर्स जो काफी कुछ बढ़ रहा था, तो मैंने उसमें भी काफी काम किया। और कुछ डिवोर्स जो बिल्कुल, मतलब अब उनको लगता था कि हम नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन मैं उनको कुछ ऐसा समझाती थी, काउंसलिंग ऐसा इस टाइप से करती थी कि उनको लगता था कि नहीं, इससे भी ज्यादा बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है लाइफ में, हम लोग क्या छोटी छोटी चीज, मतलब बहुत ही छोटी चीज रहती थी,
जिसके लिए हस्बैंड वाइफ का कुछ डिस्प्यूट हो जाए, वो बड़ा बच जाता था बाद में। सो हाउ टू टैकल दैट, इसमें भी मैंने काफी कुछ काम किया। तो भरोसा सेल करके वहां पे भी मेंबर थी क्राइम ब्रांच का, तो उसमें भी काफी वर्क किया। तो सोसाइटी में, समाज में लोगों के लिए करना मुझे पहले से ही अच्छा लगता था, बस वही चालू है। अभी म्यूजिक के थ्रू है, तब सेकंड वर्डिट के थ्रू था, चल रहा है ऐसे। ओके, सो वंडरफुल कि आप मतलब आप ये करते हो। मतलब आई थिंक ये फोटो जो है उसमें आपका द पर्सन हु इज वेयरिंग ए रेड शर्ट हितेश के बाजू में जो है, आई थिंक ही इज योर जिम इंस्ट्रक्टर। तो अभी तो जिम भी बंद होंगे, तो आई थिंक यू मस्ट आल्सो बी ही इज माय ट्राइंग टू पर्सनल हेल्प ट्रेनर। हिम आउट, या पर्सनल ट्रेनर है आपका, तो आई थिंक यू मस्ट बी ट्राइंग टू हेल्प him also out in the situation which is there. तो परिणीता, वी हैव स्पोकन क्वाइट ए लॉट, मतलब आपकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बातें कर सकते हैं, तो मे बी इन फ्यूचर वील ऑल्सो डू दैट। बट बिफोर वी एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, गाने की जब बात हुई है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा आप कुछ गुनगुना दीजिए, एक हाथ पैरा, या फिर पूरा गाना भी गा सकती हो आप। पूरा गाना तो गाऊंगी तो लोग थोड़ा सा बोलेंगे कि ये इंटरव्यू है या क्या है। थोड़ा सा लाइन आप बोल रहे हो तो गुनगुनाते हैं। Your Zoom rocker is ready to pair. The wireless device has connected successfully. जिंदगी के ऊपर गाना सुनते थैंक यू। वाह, थैंक यू वेरी मच। तो आप मतलब आपने इस इंटरव्यू को एक बहुत ही सुरीले नोट पे एंड किया है। एंड एक बात बोल भी दूं, मतलब जो परिणीता ने बोला नहीं है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक गाना फ्री गा सकते हो परिणीता के चैनल में। एक जन को शी इज गोइंग टू अलाउ रैंडमली, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो
आई जस्ट से मुझे पता नहीं रहेगा कि किसने सब्सक्राइब किया है ना, बट अगर आपको अगर आपको ये जिंदगी का सफर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस टू लिसन टू मोर सच इंटरेस्टिंग थिंग। एंड परिणीता, वन मोर टाइम आई थिंक थैंक्स अ लॉट कि आपने मतलब वक्त निकाला और हमारे साथ आपके जिंदगी के कई सारे पहलू के बारे में बताया। एंड it has to be, I think, hats off to you, to your courage, to your determination, and wish all the best to you and Pritesh in the coming years. Be safe, be blessed. थैंक्स अ लॉट कहीं, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एपिसोड्स। और आई थिंक यू हैड डन 30 एपिसोड्स इसके पहले भी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये जो आपने चालू किया है, दिस इज वंडरफुल, बिकॉज हम लोगों को सही में कई बार पता नहीं रहता है अपने कई फ्रेंड्स के बारे में, या कई लोगों को हम लोग जानते रहते हैं लेकिन इतना पूरा नहीं जानते हैं। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि इतने कम समय में सब कुछ बता सके, बट थोड़ा बहुत। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी आल्सो। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस Bye अपॉर्चुनिटी। bye. Okay, बाय, bye. सी यू।